नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने फिजिक्स का एक लेक्चर डाला था जिसमें मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में बताया था। आप उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देखे होंगे। उसके बाद का ये टॉपिक है त्वरण। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज देखिएगा। मैंने पहले ही आपके लिए ये सब स्लाइड वगैरह बना लिया है। आज हम इसमें बहुत सारे ये सब क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको दिखा दे रहा हूं जो कि पहले आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग चलिए बनाते हैं। और सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ एकदम एज इट इज पढ़िए। फिजिक्स को रट्टा मत मारिए, आपसे चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा। देखिए, हेडिंग है त्वरण। मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपका भी समय बचे और आपसे वीडियो देखें और नोट्स बनाएं और फटाफट बनाना चालू करें। देखिए, लिखा है, यदि वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होना तो यह स्थिति त्वरण कहलाती है। इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या होता है? त्वरण होता है। वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, त्वरण का होता है सेकेंड, तो टोटल त्वरण का यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, आप इस चार्ट को देखिएगा। ये वेग और टाइम के बीच का ना मैंने कुछ चार्ट बनाया है। इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ आ रहा है बेटा? आप बोलेंगे वेग 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय बदल रहा है। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी त्वरण भी शून्य होगा, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसमें तो इस टाइप के मैं कंडीशन को बोलता हूं एक समान गति, ठीक है, क्योंकि वस्तु एक समान रूप से गति कर रहा है। दूसरा नंबर आप देखेंगे केस नंबर 2 में, ये वेलोसिटी या वेग और समय का है। तो जब मैं इसको बनाऊंगा आप देखेंगे 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। इसका मतलब है वो जो वेग है ना उसमें 5 5 5 5 5 का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या है भाई? समान है, परिवर्तन समान है। तो इसमें त्वरण भी क्या होगा? समान उत्पन्न होगा, त्वरण भी समान होगा। इसीलिए इसको मैं कहूंगा एक समान त्वरित गति। बात समझ आए? क्योंकि त्वरण एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इसको एक समान त्वरित गति। तीसरा नंबर केस आप देखेंगे, यहाँ पर वेग 5 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ गया। कुछ फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स है, लेकिन वेग में परिवर्तन असमान है। तो ये यहाँ पे लिखूंगा वेग में परिवर्तन, ये क्या हो गया बेटा? असमान हो गया। असमान का मतलब है समान नहीं है, इसलिए इसमें त्वरण भी क्या होगा? समान नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है एक समान असमान त्वरित गति। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है। एक समान गति में क्या होगा? तो एक समान गति में होना ये चाहिए कि यहां पर वेग में परिवर्तन कितना होना चाहिए? शून्य। एक समान गति को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या होगा? हमेशा जो रेट या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये हमेशा 0 होना चाहिए। एक समान त्वरित गति को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा, वेग में परिवर्तन 0 हो तो त्वरण भी 0 होता है। क्लियर है? एक समान त्वरित गति में क्या होना चाहिए? वेग में परिवर्तन समान होना चाहिए,
समान होगा तो त्वरण भी क्या होगा, समान होगा, मतलब सेम रहेगा। त्वरण भी कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। असमान त्वरित गति किसको बोलेंगे, जिसमें जो वेग है ना, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, ये असमान हो, कुछ फिक्स ना हो, है ना, तो इसमें त्वरण भी जो आएगा ना वो भी असमान ही आएगा। त्वरण जो आएगा वो भी असमान ही आएगा। क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपके पेपर में बहुत बार स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, औसत चाल। तो औसत चाल से भयानक क्वेश्चन बनता है, और ये स्पीड डिस्टेंस जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उससे भी रिलेटेड है। तो औसत चाल क्या होता है, देखिए लिखा हूं मैं, कभी भी औसत चाल कभी भी चालों का औसत नहीं होता है। एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज ऑफ स्पीड। बात समझ आ रहा है? तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो स्पीड का परिभाषा ही होता है भाई दूरी बटा समय। तो औसत चाल का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस कुल दूरी बटे कुल समय हो गया है। तो इसमें जैसे मैं बोला कि व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम्स आर डिफरेंट, जब केस नंबर 1 बोलूं, जब डिस्टेंस और टाइम दोनों डिफरेंस हो, जैसे मैं बोला एक कार है ना, वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से चला, मान लो मैं बोला 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, चला 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 बिंदु बी तक पहुंचा, बिंदु बी के बाद वो अपना टाइमिंग मतलब ये स्पीड कर लिया 12 मीटर पर सेकंड कर लिया। क्लियर हो रहा है? फिर सी पे पहुंचा, सी पे वो अपना ना 18 मीटर पर सेकंड कर लिया है, और ए से बी जाने में ना उसको मान लीजिए मैं बोला कि 10 सेकंड लगा, बी से सी जाने में 20 सेकंड लगा, ऐसे। तो मेरे को बताना है कि इस जगह पर वो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूरी तय किया। तो आपने कहा किस चाल से कवर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये चाल दिया है S1, ये चाल दिया है S2, ये चाल दिया है S3, यहाँ पे ये T1, यहाँ पे ये T2, ऐसी आगे और कुछ T3 दे देता ना, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाता, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस T1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे लगाता। क्लियर हो रहा है? सवाल है? अगर मेरे को मैं बोलता आपको, जब मैं बोल रहा व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, दूरी समान होने का मतलब है, ठीक है, आराम से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, जब दूरी समान हो, तो जैसे मैं बोला ये कोई स्टेशन ए है भाई, मान लेता हूं मैं ये दुर्ग है और ये रायपुर है। क्लियर हो रहा है? ये दुर्ग है, ये रायपुर है। दुर्ग से कोई ट्रेन निकल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और रायपुर से मतलब दुर्ग से जो ट्रेन निकल रहा है ना, वो रायपुर जाने के लिए निकल रहा है, और रायपुर से सेम टाइम पर एक ट्रेन निकल रहा है जो मैं बोला कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कहां पर आने के लिए, दुर्ग में आने के लिए कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो समान होगा बेटा, डी, चाहे आप दुर्ग से रायपुर जाए, चाहे रायपुर से दुर्ग आए, समान होगा पूरा डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा बेटा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, तो D1 और D2 की जगह मैं DD लिख सकता हूँ, सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D है, जाने का D1 आने का D1 DD है, तो यहाँ पर D लिख दिया डिवाइडेड बाय, क्या मेरे को कहीं भी टाइम दिया है क्या, टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे को ये पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, टाइम बराबर इसको लिख दूंगा, टाइम बराबर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं। तो यहां पर जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई S1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई S2। फिर आप बोलेंगे सर D1 और D2 तो D है, D1 और D2 तो D है, तो D1 और D2 की जगह D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, D प्लस D मिला के 2D डिवाइडेड बाई D1 की जगह भी D हो गया,
d2 की जगह भी d हो गया डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। ये जो है मैं बना देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, d बाई s1 d बाई s2। ठीक, d कॉमन ले लूंगा तो 2d डिवाइडेड बाई d कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा बेटा 1 बाई s1 प्लस 1 बाई s2। तो d से d कट गया। आप जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो औसत चाल यहां पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 2s1 is to s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। तो अगर डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रहता ना तो ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं रहता। तो ये होता है जब डिस्टेंस समान है। ठीक है, ऐसी दूसरा केस नंबर है, केस नंबर 3 बोल रहा हूं, केस नंबर 3, जब समय समान हो भाई, जब समय समान हो। समय समान होने का मतलब है t1 बराबर t2 बराबर t। इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोला कोई व्यक्ति ना A से चला और ना ये मान लो कि ना 4 घंटे इसको चलना था, B तक पहुंचना था 4 घंटे में, तो ये पहले 2 घंटे में ना t बराबर 2 घंटे में, टोटल 4 घंटा इसका टाइमिंग था। टोटल कितना घंटे का था? 4 घंटे का समय था। मैं बोला कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने के लिए ना पहले 2 घंटे में 30 मीटर पर सेकंड या पहले 2 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और अगले 2 घंटे में फिर 2 घंटे में मैं बोला ये अपनी स्पीड बढ़ा के 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर देता है। तो मेरा अब इसमें एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जो एवरेज स्पीड है ना बेटा वो हमेशा दोनों स्पीड का आधा हो जाएगा, s1 प्लस s2/2। तो 3 फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, 1, 2 और जो मेन फॉर्मूला था वो। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आराम से प्यार से देखेंगे तो ये सारा चीजें समझ आएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड है बेटा, जो आप मैथ्स एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, जो कि पेपर में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहता है आने का। क्लियर हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं बेटा गति के, v बराबर u प्लस at, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा नंबर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? ये 3 समीकरण होते हैं, जहां पर अगर मैं बोलूं ना तो u जो होता है ना ये होता है प्रारंभिक वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v जो होता है ना इसको बोलते हैं अंतिम वेग, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और ये जो a जो रहता है ना इसको बोलते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। क्लियर है? इसका यूनिट हमेशा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t जो है ना ये होता है टाइम, s जो होता है ना इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है विस्थापन। क्लियर है? ये 3 समीकरण आपको याद होने चाहिए हर हाल में। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं इसके कंसेप्ट में घुसता हूं। सबसे पहला नंबर, गति का पहला समीकरण v इक्वल टू u प्लस at को मैं बनाता हूं। कैसे आया होगा ये ना, हम सभी समीकरण को देख सकते हैं, एक समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए ये जो कर्व दिया है ना ये यहां पर दिखा रहा है वेग को, और ये दिखा रहा है यहां पर बेटा समय को। तो आपको मालूम है वेग और समय के बीच का जो भी क्षेत्रफल बनता है ना वो हमेशा विस्थापन होता है। तो ट्रिपल स्टार में वेग और समय के बीच बनने वाले ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोल रहा हूं क्षेत्रफल, सदैव विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, प्रदान करता है, प्रदान करता है। यही होता है। आप देखिएगा इस जगह पे जो त्वरण होता है ये क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता है।
वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या था, पहले जब समय 0 था ना तो वस्तु का प्रारंभिक वेग था u, फिर उसके बाद वस्तु का अंतिम वेग हो गया v, यही हुआ। तो परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन निकलता है हमेशा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो ये निकलेगा v माइनस u डिवाइडेड बाई समय कितना है, तो t माइनस 0, ये यहाँ पर t समय है, यहाँ t समय है, t माइनस 0 करूंगा तो t आएगा, तो a यहां से सॉल्व करूंगा तो v इक्वल टू a और t का गुना होगा तो at, और u माइनस में इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो v इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो रहा है। तो ये ऐसे करके ये जो ग्राफ मिल रहा है आपको ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाले ग्राफ का मैं बात कर रहा हूं, ये वाले पूरे ग्राफ का बात कर रहा हूं। ये जो ग्राफ मिल रहा है ना ये और कुछ नहीं बेटा विस्थापन है, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ये वाला। अब इसी में विस्थापन देखिए लिखा है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट देगा। तो विस्थापन हमेशा कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया कौन कौन सा एरिया भाई, ये पूरा एरिया ओ ये वाला, फिर ए, फिर सी, फिर कौन सा था ये ई, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल हमेशा यही विस्थापन देगा। तो ये तो दो पार्ट में टूट रहा है बेटा, आप देखेंगे ये है रेक्टेंगल आयत और ये है त्रिभुज, टूट रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो मैं पहले बोला ट्रायंगल ए सी बी में या ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस रेक्टेंगल है ना चतुर्भुज, किसका क्षेत्रफल होगा ओ ए बी ई, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। आप जब बनाएंगे तो आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आप बोलेंगे आधार क्या है, तो आधार यही है, आधार है t इंटू ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये वाला हिस्सा ये यही x है, ठीक है। आप बोलेंगे देखिएगा इतना पूरा u है, इतना पूरा u है, ये पूरा v है, आपका पूरा डंडा 10 मीटर का है, इतना 5 मीटर का है, तो इतना कितना निकलेगा, 10 में से 5 को घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5। वैसे v है, इतना u है, तो इतना कितना निकलेगा x की वैल्यू v माइनस u, यही इतना वैल्यू निकलेगा, बस यहाँ पे रख देंगे v माइनस u। क्लियर है। प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई बोल दिए, तो ये लंबाई कितना है बेटा ये वाला, तो ये लंबाई है t इंटू चौड़ाई कितना है तो u, ठीक। इसको बस सॉल्व कर लिए 1/2 इंटू t इंटू v माइनस u। अभी आपको मालूम था यहाँ पे क्या लिखे थे हम, v माइनस u कहाँ गया, देखिए ये v माइनस u को मैं बोल सकता हूँ at, v माइनस u को a इंटू टी बोल सकते हैं, बस यहाँ कर दिए बेटा ये वाला। कहाँ गया, v माइनस यू की जगह at लिख दिए प्लस ut, तो यहां से आपका फॉर्मूला आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या आया विस्थापन s, ठीक है। तो ये समीकरण ऐसा निकालने का है, हर चीजों को नहीं करना है, बस आपको मैं दिखा रहा हूं कि ग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन देगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आइए इस समीकरण पे बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा है ALP 2024 में आया हुआ है, देखिए लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बोल रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को ना, किसी ऑब्जेक्ट को बिंदु ए से, ये बिंदु ए से बिंदु बी, ये बिंदु बी है, बिंदु ए से बिंदु बी 50 मीटर ईस्ट एंड रिटर्न टू पॉइंट ए इन 10 सेकेंड। अच्छा बोल रहा है बिंदु ए से ना इस बिंदु बी में ईस्ट दिशा, ईस्ट यही चलता है बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही चलता है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक में क्या बोल रहा हूं, ये कितना का बोल रहा है, तो इस जगह पर फेंक रहा है ना, इसमें फेंक रहा है 50 मीटर है, ये टोटल 50 मीटर में फेंका, ठीक है। वो वस्तु एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए इन 10 सेकेंड, और ये वस्तु वापस ए पे ना 10 सेकंड में आ गया। जैसे आपने वो बॉल देखा है रस्सी वाला, उसको ऐसे फेंको
पट से मेरे पास आ जाता है। देखें आपने ऐसे फेंके धड़ाक से, जिसमें रबड़ रहता है, फेंके तुरंत आपके पास आ गया, तो 50 मीटर गया और आपके पास वापस आ गया। तो मेरे को बताना है द एवरेज वेलोसिटी इज, उसका औसत वेग कितना होगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि औसत वेग, वेग का संबंध हमेशा डिस्प्लेसमेंट से होता है, विस्थापन से होता है, क्योंकि वस्तु जहां से गई वापस घूम के इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बार बार उस लेक्चर को देखिए, आपको सीधे समझ आएगा कि कोई वस्तु जहां से फेंक रहे हैं वो वापस आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और कहीं विस्थापन ही जीरो हो गया तो उस वस्तु का जो औसत वेग होगा ना, वो भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो 0 मीटर पर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एसएससी जेई का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान दीजिए बेटा, है ना, जेई का क्वेश्चन है। देखिए लिखा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली, एक बॉल को क्या कर रहा है बेटा, वर्टिकली फेंका जा रहा है। वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधरी क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u। इस बॉल को ना, ये बॉल है, इस बॉल को मैं u वेग से ऊपर फेंक रहा हूं बेटा, ना। आफ्टर t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, मतलब t समय बाद ना, t समय बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बेटा, v हो जाता है। तो मेरे को बताना है इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशन होता था, u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो बॉल वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण लगेगा। मैं इसको फेंका, ये नीचे आया, फेंका नीचे आया, फेंका नीचे आया, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, तो ये एक इसमें बदल जाता है बेटा जी में, और माइनस हो जाता है, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs हो जाएगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, या कहीं कहीं हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है तो मैं बता देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसार में ये बल होता है, लेकिन सबसे कम फोर्स का होता है। आप बोलेंगे सबसे प्रसार में, पूरे ब्रह्मांड में इसका रेंज सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, लेकिन जो इसका पावर है बहुत कम होता है। अगर पावर कम नहीं होता ना, तो आप अपना पैर जमीन से ऐसे उठा नहीं पाते। ये पेन को फेंक रहा हूं तुरंत नीचे आ जा रहा है, फेंक रहा हूं तुरंत नीचे आ जा रहा है, मतलब सबसे कमजोर बल माना जाता है। क्लियर हो रहा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर क्या आएगा इसका, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ऑप्शन नंबर है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बोल रहा है एक बिल्डिंग से ना, एक बिल्डिंग के टॉप से, ये टॉप बोल रहा है, ये बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग का टॉप है। टॉप का मतलब समझ आ रहा है, सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में है। एक स्टोन को छोड़ा गया, यहां से एक स्टोन को ऐसे छोड़ दिया मैं, एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। ये पहुंचा यहां पर, ये ग्राउंड हो गया, जमीन हो गया, स्तर हो गया, और इस स्तर पे ये कितने सेकंड में पहुंच गया, 1 सेकंड में पहुंच गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, यही निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, हमको समीकरण पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है, फिर दूसरा नंबर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है, और ये कितना है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पता है अपने को। ठीक है, तो इसे कैसे बनेगा, ये 3 समीकरण में से ना किसी एक को, क्योंकि हमको हाइट बताना है। हाइट का मतलब यहां से वस्तु इस जगह आ गया, मतलब ये वस्तु विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब अपने स्थिति को चेंज करके ये यहाँ आ गया, मतलब विस्थापन ही यहाँ पर क्या होगा, हाइट कहलाएगा। मेरा बात समझ आया? तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले s बराबर, देखिए एक वस्तु को मैं नीचे फेंका ना, तो नीचे जैसे ही फेंका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया,
वहां रुका हुआ था वस्तु को मैं फेंक दिया, किसी ना किसी वेग से वो नीचे गिरेगा, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। वस्तु को नीचे फेंकते ही वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। और वस्तु को जब ऊपर फेंकूंगा ना, तो वस्तु को जब ऊपर फेंका तो मैक्सिमम पॉइंट पर, अधिकतम बिंदु पर उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। दो कंसेप्ट याद रखिएगा बेटा, जब मैं वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो अंतिम बिंदु पर अंतिम वेग 0 हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो यहां पर एस बचेगा बेटा आपका हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ ए का मतलब, क्योंकि यहां से वस्तु नीचे गिर रहा है ना, यहां से नीचे गिर रहा है, तो ए की जगह त्वरण जो है ना, यह कुछ नहीं भी तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। और गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो आपका फॉर्मूला आता है -g × t स्क्वायर हो जाता है। तो हाफ इंटू इसको -9.8 × 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 सेकेंड, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 निया 18, 4.9 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि ऊंचाई माइनस में नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट माइनस में नहीं होता, इसीलिए मैं क्या करूंगा, 4.9 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखिए अगला, व्हेन अप्लाइंग द इक्वेशन, क्या क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल रहा है जब आप न्यूटन की गति का नियम लगाते हैं, मतलब अभी मैं नियम नहीं पढ़ाया बेटा, न्यूटन की गति का जब आप समीकरण लगा रहे हैं तो इस जगह पर क्या होगा, अगर कहीं पे गुरुत्वीय बल है एंड थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, और उसको ऊपर फेंका जा रहा है, ऐसे न्यूटन की गति का समीकरण लगा रहे हैं और किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, द एक्सीलरेशन शुड बी टेकन एज, तब जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे ना, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। अगर इस बॉल को नीचे फेंकते हैं ना, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्लियर हो रहा है? नीचे फेंकने पे 0, ऊपर फेंकने पे भी 0 हो जाता है। तो इस टाइम में क्या होगा, जो त्वरण होगा ना, इस गुरुत्वीय बल को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। तो जो त्वरण होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा इनिशियल मोशन को, वो प्रारंभिक वेग को या गति को क्या करेगा, हमेशा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं, एक कार फ्रॉम रेस्ट से, रेस्ट जैसे बोल दिया, विरामावस्था का बात कर दिया, मतलब u बराबर 0 दे दिया, एंड एक्सीलरेट 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितने का त्वरण दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, तो फाइंड द, मेरे को v का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस AT होता है। आप बस लगा दीजिए यहाँ पर v बराबर, u तो 0 हो गया, a कितना दिया है 3, और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया है ना, तो 5, तो v बराबर कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। पहले का आंसर आ गया, ये नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का निकालूंगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा कैसे निकलेगा, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, चाहे आप इससे निकालिए, चाहे v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, चाहे आप इससे निकालिए, दोनों से आपका आंसर आएगा। मैं इसको पकड़ता हूं, s इक्वल टू क्या होगा, u तो 0 हो गया है बेटा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू कितना दिया है, 3 मीटर स्क्वायर, और ये कितना है टाइम, 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 दिया 75/2, और 75/2 का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 7 14, 37.5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो यही विस्थापन है, यही डिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक बॉल को प्रारंभिक चाल से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। तो प्रारंभिक चाल बोला है, मतलब u बराबर कितना दे दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, मतलब v बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि मेरे को बताना है उस बॉल के लिए अंतिम समय और अंतिम ऊंचाई क्या होगी, मतलब t का भी मान बताना है और ऊंचाई का भी मान बताना है। अभी मैंने बताया था ऊंचाई और कुछ नहीं बेटा, विस्थापन ही होगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन सा समीकरण होता है, v बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS।
लगाते हैं किसी में, जैसे पहले वाले समीकरण को पकड़ लिया, u दिया है और कुछ दिया है क्या बेटा, नहीं है ना, चलो बनाते हैं। ये समीकरण होता है, तो मैं ये पहले वाले को मान लूं v बराबर u प्लस ए टी। क्योंकि v मेरा 0 है तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, ये 0 रख दिया, u प्लस ए इंटू टी। आपको मालूम है बेटा कोई भी चीजें ऊर्ध्वाधर, देखिए ऊर्ध्वाधर लिखा है ना, जहां पे भी वर्ड आया ऊर्ध्वाधर, a बराबर g ले लेना -10 के साथ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मैंने अभी बताया g की वैल्यू -9.8 भी होता है और 10 भी होता है। तो आपकी मर्जी, आप 9.8 ले लीजिए चाहे 10 ले लीजिए, मैं 10 ले लेता हूं। तो ये जो हो जाएगा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा u माइनस जी टी। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, g इंटू टी। तो यहां से आप फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। u की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो u की वैल्यू दिया है 20, तो 20 इक्वल टू g की वैल्यू 10 इंटू टी। तो t बराबर कितना हो गया बेटा, 2 सेकेंड। जो हमको पहले पूछा था कहाँ गया, टाइम, t बराबर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब हमको बताना है मैक्सिमम हाइट बताना है, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, v स्क्वायर की जगह 0 हो गया, u की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a की जगह कितना हो जाएगा, a की जगह आप बोले -10 इंटू s। आप यहां से सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, -20 है, इसको मैं थोड़ा सा उठा देता हूं। ओहो, ये इसको थोड़ा सा उठा देता हूं, आई होप आपको समझ आएगा बेटा। अरे हैंग हो रहा है क्या बेटा, नया नया है, हैंग कैसे हो जाएगा। ओहो, ठीक, इधर बना देता हूं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर बना दूं, चलेगा आपके लिए, ठीक है। अभी देखता हूं, इसको तो सुधारूंगा अभी। ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बराबर, ये माइनस होके उस साइड चल जाएगा 20s। तो s बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 20 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हम गति के नियम नहीं पढ़े हैं बेटा, गति का नियम कल पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, एक एक नियम को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। फिजिक्स को ऐसे ही पढ़ा जाता है। इन सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे वीडियो को ना देखते सब लोग हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है बेटा, तो ऐसा मत करिए। अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है वीडियो, समझ आ रहा है, तो मेरे मेहनत को भी थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ना तो आपका पैसा लगने का है, ना कुछ लगने का है, आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय।